नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बात करेंगे इजराइल का अटैक, गाजा में बरसी मौत। यानी कि गाजा सिटी एक बार फिर जंग का मैदान बन चुकी है। शहर के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व इलाकों में इजरायली सेना ने जबरदस्त हमला किया, जिससे चारों ओर दहशत का माहौल है। टैंक, मिसाइल्स और ड्रोन हमले के बीच शहर की गलियां चीखों और भगदड़ से गूंज रही है, भर चुकी हैं। गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में फलस्तीनी लड़ाकों के साथ लड़ाई में 4 इजरायली सैनिक मारे गए, जबकि इजराइल के हमलों में 85 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में हमास लड़ाके भी शामिल हैं। गाजा सिटी में भीषण लड़ाई के बीच इजरायली सेना टैंक से गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रही है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े इस शहर की दूरसंचार व्यवस्था भंग कर दी गई है। शहर की इंटरनेट और टेलीफोन लाइन काट दी गई है। 2 साल से जारी युद्ध में इजरायली सेना सबसे भीषण बमबारी कर रही है। हवा, समुद्री और जमीन से हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने घोषणा की कि गाजा जल रहा है। इजरायली सेना के विकसित ग्राउंड ऑपरेशन के बीच हजारों फलस्तीनी परिवार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। क्या दुनिया इस आग को बुझाने देगी? क्या आतंक और हिंसा की इस वीराना सड़क पर इंसानियत कदम बढ़ाएगी? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए हम गाजा का हाल बता देते हैं कि किस तरीके से गाजा के हालात हो गए हैं। गाजा छोड़ते परिवार बस बची है जान की तलाश है। आपको बता दें कि इजरायली टैंक शेख रदवान जबालिया के अंदर हर धमाके के बाद मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। बमबारी से गाजा की कई दीवारें हिल गई हैं, जहां उम्मीद से ज्यादा गहरा खौफ है। हर धमाके के बाद सन्नाटा पसर गया है। गाजा के शहरों में इजरायली टैंक घुस चुके हैं। गाजा सिटी के शेख रदवान और जबालिया में इजरायली टैंक घुस चुके हैं। हवाई हमलों और गोलीबारी से 19 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। 24 घंटों में 98 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली टैंक घुसने से हजारों घर तबाह हो चुके हैं। यानी कि इजराइल और गजा इन दोनों के बीच जो युद्ध है वो भीषण रूप ले चुका पहले की तरह। लेकिन जिस तरीके से पहले गजा में जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया, क्या दोबारा पनप गए हैं? तो आपको बता दें कि इजराइल के हमलों से गजा में तबाही हुई है। गजा में कुल 65,000 के पार मौत हो चुकी है। तो गाजा में मौत की संख्या अगर बताएं तो 65,000 के पार हो चुकी है। 1,65,000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 3,50,000 फ़लस्तीनी शहर छोड़ चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। यानी कि साफ है जिस तरीके से अब एक बार फिर से इजराइल ने गाज़ा पर हमले किए हैं, उन हमलों ने गाज़ा को एक बार फिर से हिला दिया है। गाज़ा में जिस तरीके से सुरंगें बनी हुई थी, ज़मीन में सुरंगें बनी हुई थी, स्कूलों, मस्जिद और अस्पतालों का सहारा जो गजा में सैनिक ले रहे थे, अब उस में घुसकर इजरायली जो सैनिक हैं वो उनको मार रहे हैं। यानी कि हवाई हमलों की बात करें, ज़मीनी हमलों की बात करें, और इन तमाम चीज़ों के चलते जो इजरायली सैनिक है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, इस साल की शुरुआत में ये देखने को मिला कि इजराइल ने गाज़ा को खामोश कर दिया एक तरीके से, लेकिन एक बार फिर ये कह सकते हैं कि गाज़ा के जो सैनिक थे वो रिफ्रेश हो गए या पुनर्जीवित हो गए हैं। एक बार फिर से वो इस स्थिति में आ गए कि वो इजराइल का मुकाबला कर सकें, सामना कर सकें, या फिर इजराइल ने कसम खा ली कि गाज़ा को मिट्टी में मिलाना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। गौरव, धन्यवाद। और मेरे को पैनलिस्ट साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि आप देखिएगा जो हो रहा है अमानवीय, इसमें कोई शक नहीं, ऐसे होना नहीं चाहिए। वाकई देख करके दिल भर आता है ऐसे क्यों हो रहा है। बच्चे, औरतें, मतलब सबका सब लगातार जिस प्रकार से पिछले 2 वर्ष अब होने को आ रहे हैं। बिल्कुल सर, देखकर आत्मा तो रोती है, लेकिन शुरुआत तो गाज़ा नहीं की थी ना, फिलिस्तीन नहीं की थी। बिल्कुल। अब बिल्कुल गौरव, अब सवाल ये है कि इतना भयानक रूप किसने शुरुआत की? हमास ने। आज से 2 साल पहले अक्टूबर में लड़ाई शुरू की। उन्होंने क्या किया? 1200 से ज्यादा इजरायली नॉर्मल इंसानों को मारा जो सिविलियंस की त्योहार मना रहे थे, और 251 लोगों को बंधक बनाया। बिल्कुल 251 लोगों में से उन्होंने 200 रिहा कर दिए, बाकी 50-51 लोग हैं उनके पास, जिसमें से 30 मरे हुए हैं और 20 जिंदा हैं। कोई कहता है 19 जिंदा हैं।
सवाल ये है, पिछले 2 साल से लगातार उनका इस तरीके से मारा जाना, 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी जो नॉर्दर्न गाजा में हो या फिर गाजा सिटी में हो, खान यूनिस में हो या रफा में हो, इजिप्ट के साथ इनकी 12 किलोमीटर की बॉर्डर है जो इजिप्ट ने बंद कर दिया है, किसी फिलिस्तीनी को इजिप्ट में आने नहीं दे रहे। बिल्कुल सर, आपको नहीं लगता ये, बिल्कुल आपको नहीं लगता है सर ये जो वॉर है अब प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़ चुका है? क्योंकि हमास ने शुरुआत की, फिलिस्तीन के सैनिक मारे गए, हमास की जो गाजा पट्टी थी पूरी बर्बाद हो गई, सुरंगें बर्बाद हो गई, सब कुछ। अब इजराइल, क्योंकि इजराइल के बारे में आपने भी, आप सर काफी वरिष्ठ है, आपने वो कहानी तो सुनी होगी इजराइल की कि जब इनके फुटबॉल के खिलाड़ियों को विदेश में ले जाकर मारा गया था तो इनका एक फुटबॉल का खिलाड़ी जो था उसको वापस लाने के लिए इन्होंने 350 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था इजराइल ने। तो इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितना प्रतिबद्ध है, ये कहानी इतिहास में भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ तो 20 और 30 लोग मारे गए हैं, तो ये तो इजराइल हमास का क्या हाल कर रहा है और गाजा का क्या हाल कर रहा है वो तो हमारे सामने है। देखिएगा, 65,000 से ज्यादा लोग मर गए, 1,65,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, पूरी गाजा पट्टी तबाह हो गई। और दोहा में बैठ करके बार बार वो बात कर रहे हैं कि हम पीस टॉक्स और किस प्रकार से, ये तो मुझे लगता है क्या 2 साल लगते हैं? मुझे नहीं लगता, 5 मिनट से ज्यादा लगते हैं कि ये जो 51 या 50 आदमी इजराइल के हैं, जिनमें 30 तो लाशें हैं, 20 जिंदा हैं, वापस कर दिए जाए, बाद में बातचीत की जाएगी। लेकिन अगर नहीं करना और इस तरीके से फिलिस्तीनियों को, आम नागरिक की बर्बादी जो हमास कर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोच में मुझे लगता है खोट है। और हमास ने अभी तक ये कर देना था। अब शुरुआत हमास ने की, अगर हमास ने शुरुआत में 251 लोगों को बंधक बनाया है, पहले तो 1200 मार दिए, अब जो बंधक बनाया है और उनको छोड़ने में अगर इतने 2 साल लग रहे हैं, और अगर दोहा में बैठ करके 5 स्टार में अगर वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करना क्या है, और बाकी लोग, बाकी देश जो है फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे हैं या उनके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, बाकी अपने वेस्टर्न देश जो है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे पोर्चुगल है, कनाडा है, फ्रांस है, यूके है, वो भी दबाव डालने की कोशिश करें। क्या वो हमास के ऊपर इतना दबाव नहीं डाल सकते? या आप वो 51 आदमी है उनको रिहा कर दो, उनको जाकर के दे दो। अगर 20 से 30 हजार हमास के फाइटर्स थे, जिनमें से आज उनकी तादाद शायद हो सकते हैं 2000 हो, 3000 बची हो, 500 किलोमीटर का अंडरग्राउंड बिल्कुल टनल बना रखा था सर। लेकिन टनल तो लगभग खत्म हो चुका है, इजराइल ने पूरे टनल को नेस्तो नाबूद कर दिया है। अगर गौरव ऐसा क्या होता तो इजराइल क्यों तबाह कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को क्यों गिरा रहा है? उसको मालूम है कि उसके बावजूद भी जब तक वो यकीन नहीं करेंगे कि पूरी जमीन, पूरी गाजा पट्टी जो 40 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर है, 400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जब तक वो पूरा। लेकिन सर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि एक लंबे समय तक गाजा और इजराइल के बीच युद्ध बंद रहा एक तरीके से, और जो प्रॉक्सी वॉर थे, चाहे वो लाल सागर से युद्ध हो रहा हो, चाहे हमास के सैनिक युद्ध कर रहे हो, चाहे वो ईरान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर शुरू हो रहा हो या हूती ने युद्ध शुरू कर दिया हो, इजराइल को लगातार घेरे रखा। लेकिन इधर क्या ये माना जा रहा है कि गाजा रिफ्रेश हो गया था? इस सवाल का जवाब मैं यूके देवनाथ जी आपसे लूंगा। क्या गाजा ने इतने दिनों में खुद को वापस लड़ने के लिए तैयार किया है? क्या ये युद्ध इतने दिन बंद रहा, फिर से अब ये हमला देखने को मिल रहा है? देखिए गौरव, जैसा कि जनरल कुलकर्णी ने बताया कि युद्ध थोड़ा ज्यादा लंबा चल पड़ा है, क्योंकि हमास जो है वो लास्ट बैच ऑफ जो बंधक है उनको छोड़ नहीं रहा है जी। अब गौरव 2006 की बात है, 2006 तक इजराइल की आईडीएफ और इजराइल की जो पुलिस थी, खासतौर से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो ऑफिशियली शिन बेट ऑफिशियली गजा के अंदर मौजूद थी। 2006 में ये तय किया गया कि ठीक है, हमास को, जो कि वहां दावा करती थी कि वह एक पॉलिटिकल पार्टी है और पीएलओ का ही ऑफशूट है, अल-फतह का ऑफशूट है, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि वो मिलिट्री विंग को कंट्रोल में रखेंगे और हमास के पॉलिटिकल विंग को बढ़ाएंगे। ये 2006 की बात है। तो इस शर्त पर इजराइल ने गजा से अपनी फौजों को वापस निकाल लिया था जी। लेकिन जैसा बाद में पता लगा, 2006 से लेकर 2023 तक, इस समय जबकि हमास का पूरा कंट्रोल था गजा के ऊपर, उन्होंने काफी बड़ी तादाद में मिलिट्री डेवलपमेंट कर ली थी।
जो कि शायद उनको नहीं करना था, क्योंकि उनको मौका दिया गया था कि पॉलिटिकल विंग को आगे बढ़ाएं और गजा के सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करें। लेकिन 2006 से लेकर 2023 तक उनको जितनी मदद मिली, खास तौर से जो सिविल डिफेंस, सिविल घर वगैरह बनाने के लिए उनको सीमेंट, लोहा, रेत, ये सब मिला, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया अंडरग्राउंड सुरंगों को बनाने में और अपनी जो मिलिट्री विंग थी उसको ज्यादा पावरफुल बनाने में। जाहिर बात है कि जब शिन बेट ने रिपोर्ट दी कि हमास के पास 20,000 छोटे बड़े रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, तो उन्होंने बनाया वहां पर कैसे? जी। उन्होंने तभी बनाया सके क्योंकि उनको जो नॉर्मल जो लेथ मशीन थी, नॉर्मल वेल्डिंग मशीन थी, जो कि उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था, नॉर्मल जो पाइपलाइंस थी जो कि उनको प्लम्बिंग जॉब के लिए दिया गया था, उन्होंने उसका इस्तेमाल घरों में प्लम्बिंग ना करके, घरों में वेल्डिंग और लेथ मशीन का काम ना करके उन्होंने उसका इस्तेमाल किया रॉकेट्स बनाने में। तो ये आस्ते आस्ते उन्होंने अपनी मिलिट्री विंग को बढ़ा ली। अभी जनरल कुलकर्णी ने सही कहा है कि शायद सिर्फ जवालिया के आसपास हमास के कुछ लड़ाके बचे हैं जो अभी तक जिनके हाथ में हथियार है। इनकी तादाद 2000 है या 3000? नहीं, हमास का तो पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, तो अब इनको लीड कौन कर रहा है? यानी इसका मतलब संजय कुलकर्णी ने सही बात कही, जो सुर्खियां बनी इंटरनेशनल मीडिया में, जो चीजें चली कि इजराइल ने गजा पट्टी को खत्म कर दिया है, सुरंगों को खत्म कर दिया है, हमास के लड़ाकों को मार दिया है, प्रमुखों की हत्या, सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से ये बड़ा सवाल है, संजय जी ने सही ये बात बोली कि अगर ऐसा होता तो दोबारा क्यों हो रहा है? ये सवाल मेरे से है? जी, आपसे सर। हाँ गौरव, क्या होता है, दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन होते हैं, गुरिल्ला मूवमेंट्स होते हैं, इनमें एक चीज होती है, निहित इनबिल्ट होती है कि अगर इनका एक लीडर मारा जाए तो नंबर 2 लाइन में आ जाता है, नंबर 2 अगर मारा जाए तो नंबर 3 ऑपरेशनलाइज हो जाता है। तो इनका एक कहा डिक्लेयर्ड या अनकहा अनडिक्लेयर्ड लीडरशिप चेन हमेशा होती है। जी। एक और चीज क्या है कि जितनी गुरिल्ला मूवमेंट है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, निहित होता है। माओ ने भी कहा था कि जब दुश्मन मजबूत होता है, गुरिल्ला छुप जाता है, इधर उधर चला जाता है। बिल्कुल। फिर गुरिल्ला एक और दिन का इंतजार करता है जबकि वो रेगुलर आर्मी, दुश्मन के रेगुलर आर्मी पर हमला कर सके। बिल्कुल। और गुरिल्ला कभी भी आमने सामने के युद्ध में तब तक नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लड़ते 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 टोटली एलिमिनेट हो जाते हैं। नो। सारे गुरिल्ला मूवमेंट्स, आतंकवादी संगठन जो हैं, वो लास्ट में भी वो शहर में घुल मिल जाते हैं, खेतों खलियान में चले जाते हैं, दूर दराज के कस्बे में चले जाते हैं। गजा में वो क्या करेंगे कि ठीक है, हथियार छुपा देंगे, अपना जो कॉम्बैट ड्रेस है खोल देंगे, शर्ट पैंट पहन के अपने घर में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इंतजार करेंगे कि 5 साल 10 साल के बाद दूसरे नाम से सामने आ जाए। ठीक है, ठीक है जी गौरव। देवनाथ जी, अब जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन संजय जी मेरा आपसे सवाल है कि अब इसका अंत कहाँ होगा, कैसे इसका अंत होगा? क्योंकि देखिए, उधर ईरान पीछे पड़ा हुआ है, इराक पीछे पड़ा हुआ है, ईरान माफी चाहता, उसके अलावा फिर प्रॉक्सी वॉर देखा जाए तो हूती विद्रोही है, हमास के लड़ाके हैं, फिलिस्तीनी से, बहुत कुछ है जो इजराइल के पीछे है। लेकिन ऐसे में जो मिडिल ईस्ट है उस पर और उसके आसपास के होने वाले व्यापार पर बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का। तो अब इसका अंत कैसे हो? क्या आपको लगता है कि इजराइल मानेगा कि हमास को छोड़ दे, या फिर गाजा के साथ कुछ समझौता कर ले, बातचीत कर ले, या गाजा के सैनिक मानेंगे ये बात? गौरव, ये जो लड़ाई है ये 2009, 2012, 2014, 2021 और अब 7 अक्टूबर 2023, यानी कि लगातार आप देख रहे हैं। और इनके जो लीडर्स थे जो सब मारे गए, खलील जिंदा है, सिल्वर जो इनका सबसे नंबर 1 था जो मारा गया बाद में, उसने क्या कहा, उसने हमास खड़ा किया इस मकसद से कि इजराइल को ये समुद्र में फेंकेंगे। अगर ये इजराइल को समुद्र में फेंकेंगे करके हमास का ऑर्गेनाइजेशन 2001 से खड़ा है और धीरे धीरे करके राजनीति में घुसा है, पीएलओ को बाहर निकाल कर इनके वेस्ट बैंक में डाला है और पूरी गाजा पट्टी पे इसे कब्जा जमाया है। और आज की तारीख में जिस प्रकार से
अगर वो सोच रहे हैं कि इजराइल को वो समुद्र में ढकेलेंगे, तो इजराइल ने सोच लिया है कि अगर हमारे को इन्होंने समुद्र में ढकेलना है तो देखते हैं हम हमास को एक साला खात्मा कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो जो अब नफरत की आग है, हाँ। उस नफरत की आग में नुकसान किसका हो रहा है? सर- फलस्तीनियों का नुकसान हो रहा है। कौन बिल्कुल। ऐसे देश है जो फलस्तीन सबके सब मतलब ये कैसे सहानुभूति सब दे रहे हैं? और बिल्कुल। सहानुभूति से क्या होता है? फिलिस्तीनी के तो मारे जा रहे हैं ना। और आप देखिएगा 1948 से लेकर के आज तक मतलब और अगले साल तक UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी के हर साल $1 अरब जाते हैं उधर उनको खाना खिलाने, एड देने के लिए। यही तो मेरा सवाल है कि हमास के लड़ाकों को गाजा में मदद कौन सा देश कर रहा है? खुल के कौन सा देश इजराइल के सामने आ रहा है कि भाई हमास के साथ हम खड़े हैं? अब वर्तमान में आप देखो ईरान खड़ा है, बिल्कुल। आप वर्तमान में देखिए ईरान खड़ा है, टर्की खड़ा है, बिल्कुल। सऊदी अरेबिया से पैसे जाते हैं, मतलब मिडिल ईस्ट पैसे दे रहा है, सहानुभूति सब दिखा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, पर खड़ा तो कोई नहीं है। और आज की तारीख में अब ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया। बिल्कुल। देखिए इजराइल के सामने खड़ा कौन होगा? सवाल तो ये है कि इजराइल है ना सामने, खड़ा कौन होगा? इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इजराइल के साथ लड़ने नहीं, इजराइल के सामने की बात कर रहा हूं सर, मैं इजराइल के सामने की बात, क्योंकि इजराइल के सामने खुलकर कौन आएगा? टर्की तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, टर्की तो हर आतंकवाद को सपोर्ट करता है। और देखिए हमास तो एक तरीके से आतंकी गतिविधि में माना जा रहा है ना, इंटरनेशनल भी उस आतंकी संगठन। जी गौरव, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है, यानी कि आतंक के बरखिलाफ है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इजराइल के साथ खड़ा कौन दिखेगा लड़ने के लिए, तो नहीं, वो तो बहुत देश खड़ा भी कोई नहीं। हाँ, इजराइल के साथ ऐसे साथ में जाकर के कोई नहीं लड़ेगा। इजराइल में इतना हिम्मत है कि वो बाकी देशों को, और जिस प्रकार से 7 देशों के साथ आज की तारीख में 7 देशों के साथ एक छोटा सा देश इजराइल लड़ रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसके बरखिलाफ जाए। चाहे मिसाइल हो, ईरान ने भी कर लिया, इराक ने भी कर लिया, सीरिया ने भी कर लिया, लेबनान ने कर लिया, यमन ने कर लिया, हमास ने कर लिया, सब कर रहे हैं। हिम्मत जीतने की आज तक किसी की नहीं हुई, ना होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो दोहा में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने या विश्व में जितने भी लोग हैं एक दबाव डाले। और आज की तारीख में जिस प्रकार से हमला हो रहा है, वो जो 51 लोग या 50 लोग हैं जिनमें 30 लाशें हैं, वो सारी के सारे हमास ने दे देनी चाहिए। और फलस्तीनियों का जो बुरा हाल है और खाने पीने की किल्लत है, वहां पे बच्चों की आफत आ रही है। आप देख रहे 4.5 लाख लोग गाजा सिटी से भाग गए हैं। गाजा सिटी में 10 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 4.5 लाख लोगों ने गाजा सिटी छोड़ दी है। बिल्कुल। और इजिप्ट उनको आने नहीं दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटी सी जगह है रफा में, उस छोटे से इलाके में लाखों लोग रह रहे हैं, तो वो तो मरेंगे, वहां पे तो रोग फैलेगा, वो तो बिल्कुल ही बुरा तबाही हो जाएगी उनकी वहां पे। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों ने ध्यान देना चाहिए। इजराइल का मकसद है कि ये जो हमारे 51 लोग हैं, इनको आप दे दो। बस एक छोटी सी बात के लिए 2 साल लगते हैं क्या? उसके लिए 5 स्टार होटल में बैठ करके दुआ में बात करने की जरूरत है क्या? इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमास के लीडरशिप में खलील बैठा है वहां पे, उसने सिर्फ कह रहा है कि चलो आज की तारीख में ये लो 50 साल पहले। सर मैं कंक्लूजन पे आऊंगा, समय बहुत कम, माफी के साथ आपको रुकूंगा। निष्कर्ष यही है कि हमास एक ऐसी युद्ध लड़ रहा है, या कैसे फिलिस्तीन एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है गाजा के लिए, जिसको वो अंजाम जानता है कि वो कभी नहीं जीतेगा, लेकिन बस फिर भी लड़ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए बहुत बहुत आभार। तो इजराइल का अटैक गाजा पर लगातार जारी है, और सवाल सिर्फ 50-51 कैदियों का नहीं, 51 बंदियों का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हमास को ताकत दे कौन रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत